अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें ट्रू फॉल्स है। इसके एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में एमसीक्यू की खास परसेंटेज होती है, लिहाजा इन एमसीक्यूज को और बाकी क्वेश्चंस को जरूर समझिएगा। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, in question number 1 there are some MCQs which are related to reaction kinetics. So पहले हम पहला MCQ पढ़ते हैं और उसके आंसर तलाश करते हैं। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पे डिपेंड नहीं करता। द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन? नो, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्चुअली बी आंसर होगा इसका। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। देखिए, प्रोडक्ट्स जो होती हैं, अगर तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रही होंगी, लेकिन उन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करेगा अगर रिवर्स रिएक्शन की बात की जाए। सिंस ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इस टाइम हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो रिएक्टेंट है, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रिएक्टिंग स्पीशीज या रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, उनसे इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड एमसीक्यू, अगर रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन का यानी कि 2a + b का ये रेट इक्वेशन बनती है और a लार्ज एक्सेस में ले लिया जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्टूडेंट, हमारी रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन इज इक्वल टू k a की पावर 2b। अगर मैं a लार्ज एक्सेस में ले लेता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास? kb। तो स्टूडेंट, अब यहां से आप अंदाजा लगाए कि जो रेट है उसका ऑर्डर क्या बना? उसका ऑर्डर बना 1। क्यों? b की जो पावर है वो 1 है। सो a एक्सेस में लेने से जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा वो बनेगा 1, क्योंकि जो एक्सेस में क्वांटिटी होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करती। अब स्टूडेंट, हम चलते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन पे। जितनी ज्यादा उनमें इफेक्टिव कोलिजन होंगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अगर उनकी इफेक्टिव कोलिजन कम होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। चूंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ किसके दरमियान, ये हो गई आपकी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। तो अगर मैं टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ बनाऊं तो मेरे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन विद टाइम कम होती जाती है, यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो कि रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से कम हो जाएगा एज वी मूव फर्दर। यानी कि जितना हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे टाइम गुजरने के बाद उतनी छोटी वैल्यू आती जाएगी हमारे पास। सो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड। With the increase in 10 degree of temperature, the rate of reaction doubles. यानी कि अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या रेट ऑफ रिएक्शन डबल होने की वजह डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन है? स्टूडेंट, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी तो हो नहीं सकती, क्योंकि हर रिएक्शन की अपनी एक सर्टेन एक्टिवेशन एनर्जी होती है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नो, एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, लिहाजा इफेक्टिव कोलिजन्स जो होंगी या नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। सो डी ऑप्शन जो है वो मेरी नजर में आ गया है, ये इसका आंसर होगा डी, इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन्स। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ नहीं जाती टेम्परेचर बढ़ाने से, उसकी एक सर्टेन वैल्यू मेंटेन रहती है फॉर अ सर्टेन रिएक्शन। तो जो चीज इंप्रूव करती है वो इफेक्टिव कोलिजन है फॉर दैट रिएक्शन। फिफ्थ एमसीक्यू, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के जो यूनिट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन के कब इक्वल होंगे? स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं रेट इक्वेशन लिखता हूं एक जनरल, R इज इक्वल टू K A पार A B
पार बी। नाउ दिस इज अ जनरल रेट इक्वेशन फॉर अ सर्टेन रिएक्शन। इसमें जो मेरे पास K है डेट इज रेट कांस्टेंट, और जो मेरे पास R है ये रेट ऑफ रिएक्शन है। मैं देखना चाहता हूं इन दोनों के यूनिट्स कब बराबर होते हैं। जब ये वाला फैक्टर जो है हमारा, ये वाला फैक्टर ना हो इक्वेशन का हिस्सा, तभी हमारे इन दोनों के यूनिट्स बराबर होंगे। और वो कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर ए और बी यानी कि रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन जो है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। डेफिनेटली वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके यूनिट रेट कांस्टेंट के बराबर आएंगे, बिकॉज देयर विल बी नो कंसंट्रेशन इंक्लूडेड इन दैट रिएक्शन। क्यों? कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन, उससे तो वो इंडिपेंडेंट होता है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारा जो रेट कांस्टेंट K है उसके यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू K के बराबर रेट कांस्टेंट के बराबर आने के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन होना जरूरी नहीं है। वैल्यू तब भी इनकी आपस में बराबर आ सकती है अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 1 ले लिए जाए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स के अंदर, जहां हमने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को स्टडी किया था कि अगर मैं यूनिट्स की बजाय सिर्फ वैल्यू की बात करूं तो रेट कांस्टेंट K और रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होंगे कब? जब कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो यूनिटी ली जाए। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई कर लूं तो मैं A की जो कंसंट्रेशन है और B की जो कंसंट्रेशन है इसको 1 ले लूं तो मेरे पास रेट इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल टू K 1 की पावर A 1 की पावर B। नाउ स्टूडेंट एज यू नो 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही आंसर आता है, तो R इज इक्वल टू K। ये आपका आंसर आ गया। कब? यानी कि कांस्टेंट K, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू R के इक्वल कब होती है? जब आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, एक्टिव मैसेज हैं, वो 1 हो। स्टूडेंट याद रखिएगा तब यूनिट बराबर नहीं होंगे, तब वैल्यू बराबर होगी R की K के। यूनिट बराबर करने के लिए इनके हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि हमारा ये वैल्यू 1 हुई है लेकिन यूनिट 1 नहीं हुए उसके, जब हमने यूनिटी कंसंट्रेशन ली थी रिएक्टेंट्स की। हमारी यूनिट्स तब बराबर होंगे जब हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिया जाएगा जिसमें कंसंट्रेशन आएगी नहीं। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ द फर्स्ट, द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। आपको याद होगा मैंने बताया था एंडो को आपने मतलब लेना है एंटर होने का, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होंगे जिसमें हीट एंटर होती है। द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अब इसको ट्रिक के जरिए भी समझा जा सकता है। वो कैसे? देखिए स्टूडेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि वो हीट एब्जॉर्ब करके चल रहा है। इट मींस इट लाइक हीट। एंडोथर्मिक जो होते हैं वो लाइक करते हैं हीट को, तो आप अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनको तो हीट पहले से पसंद है, वो तो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ज्यादा हीट देना शुरू कर दी टेक्निकली आपने उस रिएक्शन को, जिससे होगा क्या कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बिकॉज आप उसकी पसंद का काम कर रहे हैं। एक्सो के साथ ऑपोजिट है, वो हीट रिमूव कर रहा होता है, यानी कि उसे हीट नहीं पसंद। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो उसके साथ इससे ऑपोजिट होगा, बजाय इसके कि उसका क्या नाम है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाए, वो कम हो जाएगा। अब ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हीट पसंद है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाओ तो ज्यादा हीट देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस न्यूक्लियर रिएक्शन आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसकी वजह क्या है? एक ही एटम जो रेडियो एक्टिव होता है, डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, वही हिस्सा होता है उस रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235 disintegrate into two particles. One is thorium, other one is alpha particle, which is actually helium nuclei.
तो मैं इसे अल्फा पार्टिकल लिख लूं या हीलियम लिख लूं, तो दोनों बेस्ट सूटेड हैं। मैं लिख सकता हूँ थोरियम 231, हीलियम जो होता है वो 4 होता है, दैट कम्स टू बी टोटल 235। स्टूडेंट, अब इसमें जो डिसइंटीग्रेशन हुई है वो किसकी हुई है? यूरेनियम की। किसके अंदर? थोरियम और हीलियम के अंदर। ये रेडियो एक्टिव डिके है, यानी कि जो न्यूक्लियस है इसका ये ब्रेक डाउन हो गया है इनटू 2 डॉटर एलिमेंट्स। अब बात यूं है कि इसमें क्या कोई और इसके अलावा, यूरेनियम के अलावा इंक्लूडेड है? नो, सिर्फ यूरेनियम ही डिके हो रहा है, लिहाजा इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम है वही इन्वॉल्व होगी फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। चूंकि इसके अलावा और कोई इंक्लूडेड ही नहीं है, लिहाजा ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। फॉर अ फास्ट रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज रिलेटिवली एंड हाफ लाइफ इज, अच्छा ये दो ब्लैंक्स हैं एक्चुअली, एक है रिलेटिवली यहाँ पे ब्लैंक है और एक है हाफ लाइफ इज। देखें, रेट कांस्टेंट जितना बड़ा होगा ना उतना रिएक्शन फास्ट होगा, ये तो एक कॉमन सी बात है। सो द फर्स्ट ब्लैंक शुड बी लार्ज वैल्यू ऑफ के, तो लार्जर होगा जितना के, यानी कि फॉर अ फास्ट रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज रिलेटिवली लार्जर, बड़ा होना चाहिए। अच्छा, वो जितना तेज रिएक्शन होगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये है कि उसकी हाफ लाइफ उतनी छोटी होगी, तो हाफ लाइफ उसकी शॉर्टर होगी। अब स्टूडेंट, फोर्थ, fill in the blank. The second order reaction becomes if one of the reactant is in large excess. देखिए, जो reactant large excess में होगा ना वो क्या करेगा, वो अपनी अहमियत खो बैठेगा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए बी, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, बी सपोज लार्ज एक्सेस में ले लिया, तो लिहाजा ये रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ ए पे। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि जब एक सब्सटेंस एक्सेस में हो जाती है तो अपनी अहमियत खो बैठती है वो, और रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन नाउ डिपेंड्स अपॉन द अदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो हमारे पास जवाब आएगा इसमें वो आएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? एक पे से खत्म हो गई है, दूसरे पे आ गई है, तो पहले दोनों पे थी ना, ए की 1 थी, बी की 1 थी, तो टोटल सेकंड ऑर्डर था। जब बी खत्म हो गया तो पीछे ए की वैल्यू पावर एक्सपोनेंट बना 1, तो ऑर्डर कितना बना? सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो कितना था सम? अब बना 1, पहले 2 था अब 1 बना। सो इट विल बिकम अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए खास वर्ड यूज होता है, वो वर्ड होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं यहाँ खाली फर्स्ट ऑर्डर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने बहुत एक्यूरेट वर्ड यूज किया। जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाए तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है, और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। नाउ फिफ्थ, fill in the blank. Arrhenius equation can be used to find activation energy. Student, as we know, Arrhenius equation जो होती है वो इस्तेमाल होती है एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने के लिए, और हमने Arrhenius equation के लेक्चर के अंदर ये पढ़ा भी था कि आप स्लोप फाइंड कर लें तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, जो एग्जांपल नंबर 3 हमने की भी थी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट ट्रू और फॉल्स की तरफ। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसमें तो टेम्परेचर को छोड़े इनिशियल कंसंट्रेशन भी नहीं इंक्लूड थी। समहाउ हम इसकी सेकंड ट्रू एंड फॉल्स की तरफ चलते हैं। द रिएक्शन हैविंग जीरो एक्टिवेशन एनर्जी आर इंस्टेंटेनियस। दैट इज ट्रू। उसकी वजह क्या है? जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है दे कैन इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विदाउट एनी डिले, क्योंकि उनका तो एनर्जी बैरियर है ही नहीं, वो तो सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अ कैटलिस्ट मेक्स a reaction more exothermic. That is false. Catalyst only speed up the reaction. It does not change the energetics like ये exothermic या endothermic ज़्यादा या कम नहीं करेगा, वो उसका मैकेनिज्म चेंज कर देगा। यस, वो उसकी स्पीड चेंज कर देगा। यस,
उसकी प्रोडक्ट चेंज कर सकता है अगर कैटलिस्ट चेंज कर दे, बट एक्सोथर्मिक ज्यादा या कम करना ये कैटलिस्ट का काम नहीं है। स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन टू फोर्थ ट्रू एंड फॉल्स, द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। जो रेट लॉ है ना, ये एक्चुअली इक्वेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है ना उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए एक्सपोनेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, मींस एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है ए का कितना एक्सपोनेंट रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, बी का कौन सा एक्सपोनेंट रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना, उससे हम फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विच इज एक्चुअली अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यानी कि इसमें हम सिर्फ रेट लॉ में वो रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन इंक्लूड करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन में हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंक्लूड करते हैं जो कि इक्वल होता है C, यानी कि अगर हमारी इक्वेशन है A के A मोल्स B के B मोल से मिलके C के C मोल्स और D के D मोल्स बना रहे हैं, फॉर दिस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं निकालूं तो C के C मोल्स D के D मोल्स डिवाइडेड बाय A के A मोल्स B के B मोल्स। So technically it gives you the ratio of product concentrations raised to its powers divided by reactant concentration raised to its power. जबकि जो rate law है, it gives you the expression of rate of reaction. Now student, the order of reaction strictly determined by the stoichiometry of balance equation. This is actually false. अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। N2O5 is broken into or decomposed into N2O4 plus oxygen. अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अगर मैं स्टाइकियोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूं तो रेट इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल टू के N2O5 raised to power 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज या रिएक्टेंट्स, तो वो तो 2 आता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आना चाहिए 2, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है 1, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जब हम निकालते हैं तो रेट इक्वेशन या रेट लॉ निकलता है R इज इक्वल टू के N2O5 रेज टू पावर 1। यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन से इस तरह रिलेट करती है कि अगर मैं 2 टाइम्स कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा ना N2O5 की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स ही इंक्रीज होगा, 4 टाइम इंक्रीज नहीं होगा। दैट मीन्स इसका जो पावर है, वो एक्सपोनेंट है, वो 1 वैल्यू से रिलेट करती है रेट ऑफ रिएक्शन से। सो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसका वो 1 है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।